Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAP Foundation series, we'll be discussing the topic non-maintainable complaints. तो अगर आपकी सर्विस डेफिशिएंट है, आप कोई सर्विस लेते हैं बैंक से या किसी भी आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एंटिटी से और उसमें आपकी जो कंप्लेंट है वो रेगुलेटेड एंटिटी नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो फिर आप पहले तो रेगुलेटेड एंटिटी को रिटर्न कंप्लेंट करते हैं। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते फिर आप आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम के अंडर 1 साल के अंदर अंदर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम के थ्रू ऑम्बर्ट्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी, मैं बैंक के अगेंस्ट अगर मेरी कंप्लेंट है, पहले मैं बैंक को कंप्लेंट करूंगी। 30 डेज में अगर उनका रिप्लाई नहीं आता तो फिर 1 साल के अंदर अंदर मैं ऑम्बर्ट्समैन को कंप्लेंट कर सकती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जैसे अगर बैंक का कोई कमर्शियल डिसीजन है, लोन देना ना देना उनका कमर्शियल डिसीजन है, उसके अगेंस्ट मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती हूँ। मान लो बैंक का कोई वेंडर है, वो उन्हें कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, वेंडर से कुछ सामान खरीदा है बैंक वालों ने, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई इशू है, कोई आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में इशू है, वो कोर्ट में केस जा सकता है, वो ऑम्बर्ट्समैन के पास नहीं जाएगा। अगर आपने कंप्लेंट डायरेक्टली ऑम्बर्ट्समैन को एड्रेस नहीं करी, आपको बैंक के मैनेजमेंट से, बैंक के किसी एग्जीक्यूटिव से इशू है, तो वो ऑम्बर्ट्समैन के पास नहीं जाएगी। फिर अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है बैंक की तरफ से ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ दी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के कहने पे बैंक ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, या आप ऐसी एंटिटी के अगेंस्ट कंप्लेंट आरबीआई के पास कर रहे हो, ऑम्बर्ट्समैन के पास, जिसे आरबीआई रेगुलेट ही नहीं करता। अगर दो रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में इशू है, जैसे एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ झगड़ा है, एक बैंक का दूसरे एनबीएफसी के साथ इशू है, तो वो कोर्ट में केस जा सकता है। ऑम्बर्ट्समैन के पास वही कंप्लेंट जाएगी जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुआ है, कस्टमर को जो सर्विस मिली है वो डेफिशिएंट है, वो कंप्लेंट ऑम्बर्ट्समैन के पास जाती है। अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर यानी कि बैंक से इशू है, वो कंप्लेंट भी आप ऑम्बर्ट्समैन के पास नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपकी कंप्लेंट है वो रिटर्न कंप्लेंट होनी चाहिए, कि जो भी आप इशू फेस कर रहे हैं आप पहले रिटर्न कंप्लेंट करेंगे, रिपोर्टिंग एंटिटी को, रेगुलेटेड एंटिटी को करेंगे। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे भी इशू है पहले आप उसको कंप्लेंट करेंगे। वो अगर आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देता है होलली या पार्टली, या 30 डेज में आपका रिप्लाई नहीं करता है, फिर आप उसके 1 साल के अंदर अंदर ऑम्बर्ट्समैन के पास जा सकते हैं। मान लो आज आपने कंप्लेंट भेजी बैंक को, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कंप्लेंट भेजने के 1 साल 30 दिन के अंदर अंदर आप ऑम्बर्ट्समैन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन वैसी ही सेम कोई कंप्लेंट ऑम्बर्ट्समैन कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी आर्बिट्रेटर या किसी भी और अथॉरिटी या फोरम के पास पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे आपने की हो चाहे किसी और ने। अगर सिमिलर कंप्लेंट ऑलरेडी पेंडिंग है तो फिर दोबारा से कंप्लेंट नहीं होगी। सेम कंप्लेंट अगर ऑलरेडी कोर्ट या ट्रिब्यूनल या किसी और फोरम के पास ऑलरेडी है, तो फिर आप ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। और जो लिमिटेशन पीरियड है उसी के अंडर आप कंप्लेंट कर सकते हैं ओम्बड्समैन के पास, उसके बाहर नहीं कर सकते हैं। और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है कंप्लेंट करते हुए। आपकी अगर कंप्लेंट एब्यूजिव है, फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है, यानी कि आप सिर्फ बैंक को हरास करने के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, उन्हें परेशान करने के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, तो भी आरबीआई आपकी कंप्लेंट को, ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीजें देखना जरूरी है। आप खुद भी कंप्लेंट कर सकते हैं, आप अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कोई एडवोकेट नहीं होना चाहिए है। आप खुद से या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं, रिटर्न कर लो, ईमेल के थ्रू कर दो, पोर्टल के थ्रू कर दो, जैसे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेंट करने की जगह सजेशन मांग रहे हो ऑम्बड्समैन से, तो ऑब्वियसली आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज अ कंप्लेनेंट हैव टू वेट फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी बिफोर प्रोसीडिंग टू लॉज अ कंप्लेंट विद द ऑम्बड्समैन? तो 30 डेज का वेट करना पड़ता है, उसके बाद अगले 1 साल के अंदर अंदर ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट की जा सकती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड मेक अ कंप्लेंट नॉट मेंटेनेबल अंडर द स्कीम? कमर्शियल जजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी, ऑब्वियसली ये भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कंप्लेंट। जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डिस्प्यूट है वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जहां पे दो रेगुलेटेड एंटिटीज का डिस्प्यूट है वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ऑल ऑफ दी अबव ये सारी ही नॉट मेंटेनेबल कंप्लेंट्स है, सारी ही रिजेक्ट हो जाएंगी।
अगला है व्हाट इज अ की रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द नेचर, नेचर कैसा होना चाहिए, अब्यूजिव और वेक्सेशियस नहीं, फ्रिवलस एंड विदाउट सब्सटेंस ये भी नहीं, इट मस्ट नॉट बी अब्यूजिव, फ्रिवलस एंड वेक्सेशियस ये ऐसी कंप्लेंट होनी चाहिए, इमोशनल और डिटेल्ड का कोई भी इशू नहीं है, फ्रिवलस ना हो, अब्यूजिव ना हो, फिर आपकी कंप्लेंट जो है एक्सेप्ट की जा सकती है। नेक्स्ट का जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप अ कंप्लेनेंट मस्ट टेक बिफोर लॉजिंग अ कंप्लेंट, ऑम्बर्ड्समैन के पास कंप्लेंट करने से पहले क्या करना चाहिए, फाइल अ कंप्लेंट डायरेक्टली विद द ऑम्बर्ड्समैन, सबमिट अ रिटन कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड आरई, फाइल अ लॉ सूट इन कोर्ट अगेंस्ट द रेगुलेटेड एंटिटी, या फिर सीक मीडिएशन फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।